नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है एक चतुर कैदी। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उत्तर पश्चिम दिशा में फैला पहाड़ी राज्य कुंजरगढ़ सदियों से अपने कड़े कानूनों, अप्रवेश्य किलों और अडिग सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था। महाराज भीमसेन देव की लोहे जैसी नीतियों के कारण इस राज्य में अपराध का नामो निशान तक नहीं था, या यूं कहें कि अपराधी ज्यादा देर जिंदा नहीं बचते थे। भीमसेन देव का स्वभाव कठोर, निर्णय तीव्र और दंड प्रचंड होता था। पर उसी कठोर साम्राज्य में एक ऐसा कैदी था जिसे राज्य का हर प्रहरी, हर मंत्री और स्वयं राजगुरु तक एक ही नाम से बुलाते थे, चतुर कैदी। उसका असली नाम था आर्यवीर। आर्यवीर कोई साधारण चोर, लुटेरा या विद्रोही नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा, शांत, विचारवान व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण और स्वभाव से सहनशील, किंतु उसके मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति थी परिस्थिति को समझकर क्षण भर में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता। कहते हैं कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उसकी तीव्र बुद्धि ने कई व्यापारियों, साहूकारों और यहां तक कि राजकोष के मंत्री तक की नींदें उड़ा दी थी। उसके द्वारा किए गए छल सीधे अपराध नहीं थे, लेकिन कानून की सीमा के इतने करीब थे कि बच निकलना ही उसकी कला बन गया था। शहर के लोग कहते थे, अगर आर्यवीर अपराधी है तो राज्य का आधा दरबार अपराधी है। फर्क बस इतना है कि वो बुद्धि से चलता है और ये लोग ताकत से। आर्यवीर की गिरफ्तारी एक संयोग नहीं, बल्कि राजनीति का परिणाम थी। राजकोष के मंत्री बृहस्पतिराव, जो अपनी लोभ और लालच के लिए दूर दूर तक बदनाम थे, आर्यवीर से खार खाए बैठे थे। आर्यवीर ने एक बार सार्वजनिक रूप से उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, कानून के दायरे में रहते हुए। इससे मंत्री की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। बृहस्पतिराव ने बदला लेने का संकल्प लिया। एक रात राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब पाई गई। सबूतों का ढेर आर्यवीर के कंधों पर डाला गया और यह सब इतना सुव्यवस्थित था कि राजदरबार भी भ्रमित हो गया। महाराज भीमसेन देव ने कड़ा आदेश दिया, चोर कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, राजकोष से छेड़छाड़ करने वाले को मृत्युदंड दिया जाए। और तलवार की नोक पर आर्यवीर को कुंजरगढ़ के विशाल चंद्रकोश कारागार में कैद कर दिया गया। कुंजरगढ़ के उत्तर पश्चिम छोर पर खड़ी थी चंद्रकोश कारागार। 3 परतों वाले पत्थर के प्राचीन दीवारों से घिरी पहाड़ी ढाल पर बनी, इस प्रकार कि ऊपर से देखने पर यह एक विशाल खोल जैसा दिखाई देता था। इसके बारे में प्रचलित था, यहां से चंद्रमा तो निकल सकता है पर कैदी नहीं। पहाड़ की चट्टानें प्राकृतिक दीवार बनाती थी। प्रहरी 24 घंटे टहलते रहते थे। नीचे खाई और ऊपर तलवारें, भागना असंभव। लेकिन समस्याएं आर्यवीर के लिए असंभव नहीं होती थी। किले की लोहे की भारी सलाखों को जब उसके पीछे बंद किया गया तो पहरेदारों ने आपस में मुस्कुराते हुए कहा, अब बुद्धि दिखाकर निकल कर दिखा। आर्यवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निकलने की जल्दबाजी नहीं है जनाब। पहले देखना तो होगा कि आप लोग कितना संभाल कर रखते हैं। उसके शब्दों में एक विचित्र आत्मविश्वास था। ऐसा आत्मविश्वास जो व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो परिस्थिति से डरता न हो, बल्कि उसे अपने खेल का हिस्सा मानता हो। उसे कारागार की तीसरी पंक्ति में रखा गया, जहां राजद्रोही, खूंखार, हत्यारे और विद्रोही रखे जाते थे। पर वो न तो हत्यारा था, न ही राजद्रोही। फिर भी उसे यहां रखने का आदेश सीधे मंत्री बृहस्पतिराव ने दिया था। कारागार के मुख्य प्रहरी या वार्डन का नाम था ध्रुवपाल सेन। लोहे की जंजीरों जैसा व्यक्तित्व, अनुशासन का पक्का और नियमों का दास। ध्रुवपाल ने आर्यवीर को पहली बार देखा तो बोला, तुम जैसे चालाक लोगों को मैं अच्छी तरह संभालना जानता हूं। यहां की दीवारें तुम्हारी बुद्धि से मजबूत है। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा,
दीवारें मजबूत हैं, पर उनके बीच चलने वाली हवा पर कोई पहरा नहीं लगा सकता। ध्रुवपाल ने उसे घूरा, पर कुछ कहा नहीं। वो समझ गया कि ये कैदी आम कैदियों जैसा नहीं है। जगह ठंडी थी, पत्थरों की सतह पर नमी थी। एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, टूटा हुआ कटोरा और एक घड़ा, यही था उसका सामान। कोठरी के बाहर गलियारे में बूढ़ा कैदी मल्हार बैठा रहता था। वो इस कारागार का सबसे पुराना कैदी था। अंधा था, पर कान बेहद तेज। कहा जाता था कि मल्हार कभी राजाओं का गुप्तचर रहा था और उसे किसी राज को खोलने से इनकार करने पर उम्र कैद मिली थी। मल्हार ने कहा, नई आवाज है, कौन हो तुम? आर्यवीर, उसने उत्तर दिया। मल्हार ने बिना आंखों के भी मुस्कुराया। नाम है वीर, आवाज में शांति। क्या किया होगा तुमने? राजकोष की चोरी? नहीं, आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा। चोरी का आरोप लगाया गया है। मल्हार धीरे से बोला, यहां ज्यादातर लोग निर्दोष ही आते हैं, पर फर्क इतना है कि कोई सुनता नहीं। आर्यवीर उसकी बात सुनकर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक पैदा हुई। वो बोला, यहां से कोई कभी निकला है? मल्हार थोड़ा हंसा। निकला? यहां लोग जीते जी नहीं निकलते। मरकर भी बाहर जाने के लिए 2 पहरेदारों की अनुमति चाहिए। आर्यवीर ने हल्का सा सिर झुकाया। फिर देखना, पहली बार हवा का रुख बदलेगा। मल्हार ने आश्चर्य से उसकी ओर चेहरा घुमाया। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? आर्यवीर ने उत्तर दिया। भागना चाहता हूं, पर बिना सच्चाई उजागर किए नहीं। हर महीने कारागार में कैदी निरीक्षण दिवस होता था, जिसमें राजदरबार का एक प्रतिनिधि आकर कैदियों की स्थिति देखने, उनका मानसिक आकलन करने और रिपोर्ट तैयार करता था। इस बार निरीक्षण के लिए मंत्री बृहस्पति राव का गुर्गा भवानी कक्कड़ आने वाला था। भवानी एक निर्दयी, घमंडी और मंत्री का अंधा समर्थक था। आर्यवीर जानता था कि यदि उसे सच्चाई तक पहुंचना है, तो पहले उसे उस मंत्री तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा जिसने उसे फंसाया था, और इसके लिए निरीक्षण दिवस का उपयोग करना ही सबसे उचित था। कारागार के बड़े प्रांगण में सभी कैदियों को एक कतार में खड़ा किया गया। ध्रुवपाल अपनी भारी तलवार की नोक जमीन पर टिकाए एक एक कैदी को चुपचाप देख रहा था। भवानी कक्कड़ चमड़े के जूतों की खटखट करता हुआ अंदर आया। वो अपनी मोटी मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, देखें मंत्री जी का खास मेहमान कैसा है। ध्रुवपाल ने इशारे पर आर्यवीर को आगे लाकर खड़ा किया। भवानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तुम हो वो नामी चतुर कैदी। देखते हैं तुम्हारी चतुराई कारागार की हवा में कितनी बचती है। आर्यवीर ने धीमे और संयत स्वर में कहा, मंत्री जी को प्रणाम कहना। उन्हें बताना कि उन्होंने जिस वजन से मुझे फंसाया है, मैं उससे दोगुनी बुद्धि से बाहर निकलूंगा। भवानी का चेहरा तमतमा गया। तुम्हें लगता है तुम निकल जाओगे? आर्यवीर शांत था। मैं नहीं कह रहा, आपकी भ्रष्ट नीतियां कह रही है। प्रांगण में सन्नाटा फैल गया। यह पहली बार था जब किसी कैदी ने मंत्री के प्रतिनिधि के सामने इतनी निर्भीकता से बात की थी। ध्रुवपाल एक कदम आगे बढ़ा। चुप रहो आर्यवीर। लेकिन भवानी ने हाथ रोक दिया। नहीं वार्डन, इसे बोलने दो। इसकी जुबान ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। वो आर्यवीर के पास झुककर बोला, तुम्हें एहसास है कि तुम अपनी मौत को चुनौती दे रहे हो? आर्यवीर बोला, अगर सत्य बोलना मौत है, तो इससे बड़ा जीवन कोई नहीं। भवानी एक पल के लिए रुका। फिर उसने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में डालो, एकांत कारावास में। ध्रुवपाल ने विरोध नहीं किया, पर उसकी आंखों में हल्का सा संदेह जरूर था। यही वो जगह थी जहां कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देते थे। न प्रकाश, न हवा, न आवाज, केवल अंधेरा और मौन। आर्यवीर को वहां ले जाकर धकेला गया। दरवाजा बंद होने से पहले ध्रुवपाल ने धीमे स्वर में कहा, यहां बुद्धि नहीं, धैर्य काम आता है। आर्यवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा,
धैर्य ही तो बुद्धि की पहली सीढ़ी है। दरवाजा बंद हो गया। पूरा अंधेरा। कुछ घंटों तक सन्नाटा रहा। फिर कोठरी की दीवार के पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम वही हो ना जिसके बारे में पहरेदार बातें कर रहे थे, जो मंत्री को खुली चुनौती देकर आया है? आर्यवीर ने दीवार की ओर कान लगाया। तुम कौन हो? आवाज बोली। मैं वही हूं जिसे मंत्री ने 5 साल पहले फंसाया था। और शायद मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया। आर्यवीर की आंखें चमक उठीं। ये एक बड़ा संकेत था। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। आवाज धीरे धीरे बोली, क्योंकि राजकोष से सोने की चोरी वाले दिन मैंने मंत्री के आदमियों को खुद अपने हाथों से वो सोना रखते देखा था। तुम्हारा नाम तो उन्होंने बाद में जोड़ा। आर्यवीर के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। क्या तुम गवाही दोगे? उसने पूछा। आवाज बोली, मैं दूंगा, पर मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, फिर हमें दोनों को मिलकर बाहर निकलना होगा, सच्चाई के साथ। आवाज ने पहली बार हल्की हंसी भरी। तुम सच में चतुर हो। नाम से नहीं, आर्यवीर बोला, सत्य की आवश्यकता से। अगले ही क्षण आवाज ने पूछा, तुम्हें एक रहस्य बताऊं? आर्यवीर शांत रहा। बताओ। मंत्री अकेला नहीं है। दरबार के 2 और लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, और वे राजगद्दी पर किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। राज्य के भीतर सत्ता परिवर्तन का षड्यंत्र। ये मामला उसकी व्यक्तिगत बेगुनाही से कहीं बड़ा था। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज धीमी पड़ी। विद्यानंद, पहले राजकोष का निरीक्षक, अब एक कैद का साया। उसने धीरे से पूछा, विद्यानंद, इस कारागार में एक भी रास्ता है जिससे वार्डन की निगरानी से बचा जा सके? उत्तर आया, एक, लेकिन वह रास्ता मौत और जीवन के बीच एक धागे पर लटकता है। आर्यवीर मुस्कुराया। धागा वही मजबूत होता है जिसे बुद्धि की गांठें थामे रहती है। विद्यानंद ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह रास्ता बता सकता हूं, पर याद रखना, एक बार शुरू करने के बाद पीछे लौटना संभव नहीं होगा। आर्यवीर ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे पीछे लौटना ही नहीं, मुझे सच्चाई को सामने लाना है और इस राज्य को उस अंधकार से बचाना है जो मंत्री बना रहा है। अंधेरे की इस कोठरी में 2 कैदियों का संयोग नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाला निर्णय जन्म ले चुका था। आर्यवीर जान चुका था कि उसे फंसाया गया था। मंत्री बृहस्पति राव उससे कहीं बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। उसका यहां होना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और विद्यानंद वो कड़ी है जो सब उजागर कर सकती है। अब बस कारागार की अंधेरी कोठरी से निकलने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवपाल की आंखें हर जगह थी और भवानी कक्कड़ राजा की बजाय मंत्री का सेवक था। पर बुद्धि की ताकत दीवारों से बड़ी होती है। चंद्रकोश कारागार का एकांत कोठरी अपनी घुटन और डर के लिए कुख्यात थी, पर आर्यवीर के लिए यह अंधेरा कोई बाधा नहीं था। यह केवल एक नई योजना का जन्मस्थल बनने वाला था। दीवार के पार से मिलने वाले गुप्त साथी विद्यानंद ने उसे राज्य की सच्चाई का पहला सुराग दिया था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अंधेरा गहरा था, पर आवाजें साफ थी। विद्यानंद ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बृहस्पति राव कोई साधारण मंत्री नहीं। वो 5 साल से राज्य की संपत्ति को अपनी निजी सेना खड़ी करने में लगा रहा है। आर्यवीर चौंका। निजी सेना? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि महाराज भीमसेन उम्रदराज हो चुके हैं। उनकी कोई संतान नहीं, और गद्दी के वारिस को लेकर राज्य में गुप्त खींचतान चल रही है। आर्यवीर कुछ क्षण चुप रहा। उसे ये बात पहले भी शहर से मिलने वाली सूचनाओं में सुनाई पड़ी थी, लेकिन किसी को पक्का पता नहीं था। विद्यानंद आगे बोला, राज दरबार के 2 और सदस्य मंत्री के साथ है। एक, सेना के उप प्रमुख सेनापति कार्तिकेश, और दूसरा
राजगुरु का सहायक नारायण तीर्थ। आर्यवीर ने मन में तीनों नाम दर्ज किए। ये साधारण भ्रष्टाचार नहीं, पूरा सत्ता पलटने का षड्यंत्र था। और मुझे क्यों फंसाया गया? आर्यवीर ने पूछा। विद्यानंद का जवाब आया, क्योंकि तुमने मंत्री के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी, और तुम में वो बुद्धि थी जिसे डरकर लोग भी सुन लेते थे। मंत्री जानता है तुम जिंदा रहे तो वो गद्दी तक नहीं पहुंच पाएगा। आर्यवीर ने धीरे से कहा, तो अब हमें उसके खेल को तोड़ना है। हां, विद्यानंद बोला, पर पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। विद्यानंद ने दीवार के पार से राज खोलना शुरू किया। ये कारागार 3 परतों में बना है। पहली परत पहरेदारों की है, दूसरी परत दीवारों की, और तीसरी प्राकृतिक चट्टानों की। पर इन तीनों के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसे अब कोई याद नहीं करता। आर्यवीर ने पूछा, सुरंग कहा जाती है? विद्यानंद, पुराने काल में इसका उपयोग राजपरिवार गुप्त भागने के रास्ते के रूप में करता था। ये सीधे शहर के नीचे के बाजार क्षेत्र तक जाती थी, लेकिन वर्षों से बंद है और उसका मुख दीवारों के बीच छुपा है। तुम्हें कैसे पता? आर्यवीर ने पूछा। विद्यानंद बोला, मैं राजकोष का निरीक्षक था। राजकोष पुराने नक्शों, दस्तावेजों और गुप्त मार्गों का लेखा भी संभालता था। पर जब मैंने षड्यंत्र देखा और रोकना चाहा, मुझे ही देशद्रोही ठहराकर यहां डाल दिया गया। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। तो रास्ता वही है जहां मंत्री कभी खोजने की सोच भी नहीं सकता। विद्यानंद बोला, सुरंग तक पहुंचने के लिए तुम्हें सीमित समय मिलेगा, और वो समय आएगा 5 दिन बाद, जब कारागार में रात्रि परिवर्तक तूफान आएगा। आर्यवीर उलझा। ये क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र का वार्षिक तूफान है, विद्यानंद ने समझाया। जब तेज हवा और बारिश की आवाजें पहरेदारों की सुनने की क्षमता को कम कर देती है। इसी तूफान में हमें पहला कदम उठाना होगा। आर्यवीर ने सिर हिलाया। पर मैं तो इस कोठरी में बंद हूं, बाहर कैसे निकलूंगा? विद्यानंद धीरे से हंसा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अंधेरा कितनी चीजें छिपा सकता है। इस कोठरी का ताला सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी खोला जा सकता है। कैसे? आर्यवीर ने पूछा। विद्यानंद ने कहा, यह कोठरी पुरानी है, इसका ताला काष्ठ चालित है। अगर तुम्हारे पास किसी कठोर चीज का छोटा सा टुकड़ा हो, तो तुम इसके अंदरूनी यंत्र को दबाकर इसे धीरे से खोल सकते हो। आर्यवीर ने तुरंत अपने चारों ओर स्पर्श किया। दीपक नहीं, बर्तन नहीं, पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक उसके हाथ में मिट्टी में कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने उठाकर देखा, एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा, शायद पहले किसी कैदी की। उसने दीवार की ओर झुककर कहा, क्या ये चल जाएगा? विद्यानंद ने पहचान कर कहा, हां, यही काम आएगा। हथियारों की भारी आवाज सुनाई दी। ध्रुवपाल की गूंजती आवाज गलियारे में फैली, एकांत कोठरी की जांच करो। किसी ने अंदर से आवाज आने की सूचना दी है। आर्यवीर और विद्यानंद दोनों ही एकदम स्तब्ध हो गए। विद्यानंद की घबराई स्वर में फुसफुसाहट। वे हमें सुन नहीं सकते, लेकिन दीवारों से आवाजों की कंपन जा सकती है। आर्यवीर ने तुरंत शांत होकर कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। कदमों की आवाज नजदीक आती गई। धड़ाम। ध्रुवपाल ने कोठरी का छोटा झरोखा खोला और अंदर झांका। आर्यवीर, वो गुर्राया। अभी अभी किसी पहरेदार ने बताया कि तुम्हारी कोठरी से 2 आवाजें आ रही थी। किससे बात कर रहे थे तुम? आर्यवीर अंधेरे में बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर शांत स्वर में बोला, मैं अपने मन से बात कर रहा था। वार्डन, एकांत कारागार में मन ही साथी होता है। ध्रुवपाल ने शक भरी नजर से लंबे समय तक उसे देखा। फिर बोला, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुम कोठरी की दीवारों से चोरी छुपे संपर्क कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी जीभ खींचकर उसे दीवार पर टांग दूंगा, समझे? आर्यवीर ने विनम्रता से कहा। जी वार्डन। ध्रुवपाल ने एक आखिरी घूरा और झरोखा बंद कर दिया।
कदमों की आवाज दूर होती गई। अंधेरे में फिर से विद्यानंद की धीमी आवाज आई, तुमने उसे कैसे बेवकूफ बनाया? आर्यवीर मुस्कुराया। कारागार में दो चीजें सबसे शक्तिशाली होती है, मौन और सत्य को छुपाने की कला। अगले 5 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आर्यवीर ने ताले की संरचना को उन गलियों से महसूस करना शुरू किया। उसने समझा कि ताले के भीतर लकड़ी की एक छोटी पट्टी है, जिसे अंदर से दबाने पर स्प्रिंग ढीला होता है और तभी ताला धीरे धीरे खुलता है। पर यह काम बहुत धीमे और बिना आवाज के करना होगा। इन 5 दिनों में विद्यानंद ने कारागार की संरचना, पहरेदारों की ड्यूटी, रात की घड़ियों और प्रहरी बदलने के समय तक की तमाम जानकारी दी। आर्यवीर ने हर जानकारी याद कर ली। तूफान आने तक दोनों ने पूरी योजना तैयार कर ली थी। तूफान की रात आर्यवीर ताला खोलेगा, पहरेदारों की चाल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। फिर दोनों उस दीवार तक पहुंचेंगे जहां से सुरंग का प्रवेश है, और फिर निकलेंगे। लेकिन भागने का मतलब सीधा देशद्रोहियों के सामने जाना। खतरा बहुत बड़ा था। विद्यानंद ने आखिरी दिन कहा, अगर हम पकड़े गए तो हमें बिना मुग्ध में मार दिया जाएगा। आर्यवीर बोला, सच्चाई की राह में खतरा कदमों का आभूषण होता है। 5वीं रात पहाड़ों में तेज हवा चलने लगी। आसमान गहरा हुआ। बादलों की गरज कारागार की दीवारों से टकराने लगी। पहरेदार भी अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। आर्यवीर ने दीवार की ओर झुककर कहा, समय आ गया। विद्यानंद की ओर से उत्तर आया, सावधान रहना। आर्यवीर ने हड्डी के टुकड़े को ताले में डाला। उसने हल्के हल्के दबाना शुरू किया। ताला चरमराया, लेकिन तूफान की गर्जना ने आवाज को ढक लिया। कुछ सेकंड, फिर टक, ताला खुल गया। आर्यवीर ने सांस रोके दरवाजा धीरे से खोला। अंधेरी गलियारे में कोई नहीं था। पहरेदार तूफान की आवाज से परेशान थे और दीवारों के पास जाकर अपने वस्त्र संभाल रहे थे। आर्यवीर ने फुसफुसाकर कहा, विद्यानंद, तुम भी तैयार रहो। मैं सामने वाले गलियारे तक पहुंचा तो तुम्हारी कोठरी तक आऊंगा। ठीक है, आवाज आई। आर्यवीर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसने ऐसी चाल सीखी थी कि पैरों की आवाज ना आए। कोमल, हल्के और सधे हुए कदम। लेकिन तभी थाम, छत से पानी की बूंदें गिरकर जमीन पर आवाज कर गई। पास खड़ा पहरेदार मुड़ा। उसने अंधेरे में किसी आकृति को चलते देखा। वो चिल्लाया, कौन है वहां? आर्यवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। भागना विकल्प नहीं था। भागने का मतलब पकड़ में आना। उसने तुरंत दीवार से सटकर शरीर चिपका लिया और अपनी सांस रोक ली। पहरेदार लालटेन लेकर नजदीक आया। उसकी बत्ती तूफान के हवा के कारण डगमगा रही थी। कहीं कोई छाया थी। पहरेदार बुदबुदाया। वो और आगे आया। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, पर वो पूरी तरह दीवार से चिपका था। एकदम शांत। कुछ ही क्षण में पहरेदार को लगा कि शायद वो भ्रमित है, और वो मुड़कर वापस चला गया। आर्यवीर ने राहत की सांस ली। आर्यवीर जल्दी से कोठरी नंबर 18 तक पहुंचा। वही विद्यानंद की। उसने हड्डी का टुकड़ा ताले में डाला और धीरे धीरे दबाया। कुछ समय बाद ताला खुल गया। दरवाजा खुला और भीतर से पतला, कमजोर सा आदमी बाहर आया, लेकिन आंखों में गजब की बुद्धि थी। विद्यानंद ने पहली बार आर्यवीर को देखा। बोला, तुम्हारी आंखों में आग है और चेहरे पर शांति। यही दोनों एक नेता की पहचान होती है। आर्यवीर मुस्कुराया। चलो। दोनों अंधेरे गलियारे से धीरे धीरे आगे बढ़े। एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे तुम दोनों कौन? लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बोलता, तूफान की तेज गड़गड़ाहट हुई और पहरेदार संतुलन खोकर फिसल गया। उसकी लालटेन नीचे गिरी और बुझ गई। आर्यवीर ने अवसर का फायदा उठाया। उसने विद्यानंद को पकड़ा और फुसफुसाया, भागते नहीं, छायाओं में छुपते हैं। दोनों पास की बड़ी पत्थर
मूर्ति के पीछे छिप गए। पहरेदार उठकर बुरी तरह बड़बड़ाता हुआ चला गया। आर्यवीर ने धीरे से कहा, अब सुरंग ढूंढते हैं। विद्यानंद ने मार्गदर्शन किया। दीवार की तीसरी परत पर कोने वाली कोठरी के पीछे लकड़ी की एक पैनल है। उसे धकेलने से एक छोटा द्वार खुलता है। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे और जैसे ही आर्यवीर ने पैनल को छुआ, पीछे से ध्रुवपाल की गूंजती आवाज, रुको। दोनों मुड़े। ध्रुवपाल तलवार ताने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख भी। मुझे पता था तुम दोनों कुछ योजना बना रहे हो, आर्यवीर ने कहा। ध्रुवपाल, अगर हम भागना चाहते तो अब तक भाग चुके होते। हम किसी सच्चाई को उजागर करने निकले हैं। ध्रुवपाल गरजा। कैदी सत्य नहीं बोलते, आर्यवीर बोला। तो तलवार से पहले दिमाग से सुनो। मंत्री तुम्हें भी खेल रहा है। ध्रुवपाल हंसा, लेकिन हंसी कुछ पल में ही थम गई जब विद्यानंद आगे बढ़ा। ध्रुवपाल सेन, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले राजकोष निरीक्षण में तुम्हें अचानक पदोन्नति क्यों मिली थी? ध्रुवपाल पीछे हटा। तुम कैसे जानते हो? विद्यानंद बोला, क्योंकि मैं ही वो अधिकारी था जिसने रिपोर्ट बनाई थी और मंत्री ने उस रिपोर्ट को बदलवाकर तुम्हें अपने पक्ष में खड़ा किया था। ध्रुवपाल की आंखें फैल गई। उसकी तलवार हल्के से नीचे हुई। आर्यवीर ने मौका देखकर कहा, मंत्री तुम्हारे पद, तुम्हारे परिश्रम, यहां तक कि तुम्हारी निष्ठा का उपयोग कर रहा है। वो किंग बनने की तैयारी में है और जो उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगा, तुम्हें भी। ध्रुवपाल की सांस भारी होने लगी। आर्यवीर ने आखिरी बात कही, अगर हम आज नहीं निकले तो मंत्री आने वाले महीनों में इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। तूफान और गरज उठा। ध्रुवपाल कुछ क्षण चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, भागो। दोनों चौंक गए। ध्रुवपाल ने कहा, भागो, लेकिन सच्चाई लेकर वापस आना। अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें मेरी तलवार से मरना होगा। आर्यवीर ने सिर झुकाकर कहा, वचन देता हूं। ध्रुवपाल ने मुड़कर कहा, जल्दी करो, अगली पहरेदारी 50 सेकंड में आने वाली है। आर्यवीर और विद्यानंद ने लकड़ी के पैनल को धकेला। अंदर एक अंधेरी संकरी सुरंग थी, पुरानी, जर्जर, लेकिन उपयोगी। आर्यवीर ने मुड़कर ध्रुवपाल को देखा। ध्रुवपाल ने केवल यही कहा, राज्य तुम पर निर्भर है। आर्यवीर और विद्यानंद सुरंग में प्रवेश कर गए। पैनल बंद हो गया। अंधेरा, पूर्ण अंधेरा, पर बाहर तूफान की आवाजें इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत की गवाह बन गई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।